हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारा पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान चल रहा है और राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था को देख रहे हैं। और राज्य व्यवस्था में आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर को समझने वाले, जिसका नाम है दोस्तों राष्ट्रपति, हमारे प्रेसिडेंट। और दोस्तों, राष्ट्रपति का पद कैसे, मतलब कि क्या उनकी मान्यता है हमारे देश में और इतना सर्वोच्च क्यों है, और उनका चुनाव कैसे होता है, क्या उनकी शक्तियां हैं, और शपथ किस तरह लेते हैं। इन दोस्तों जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में, और अगर एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हो तो दोस्तों हमारे राष्ट्रपति का पद एक्चुअली में क्या है और क्या क्या उनको पावर दी गई है, वो दोस्तों आज हम जानेंगे। दोस्तों, जो राष्ट्रपति है उनको दोस्तों दो पार्ट में हम देखेंगे। आज के पार्ट में हम बेसिकली जो उनके चुनाव, पद और उनकी शपथ, जो बेसिकली पॉइंट बनते जो आर्टिकल में, उनको दोस्तों हम क्लियर करेंगे। और फिर उनकी शक्ति है दोस्तों, वो उनका सर्वोच्च पद है जो कि हमारे संविधान में दिया गया है। दोस्तों उनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, कुछ शक्तियाँ उनको भी दोस्तों हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम उनकी शक्तियाँ देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर देखें तो आज का जो राज्य व्यवस्था का जो टॉपिक है उसको दोस्तों हम लिख लेते हैं राष्ट्रपति। इसको पार्ट 1 करके लिख लीजिए। और दोस्तों अगर देखें तो आर्टिकल जो कि हम देखते हैं, तो जितने भी पद है संवैधानिक, वो दोस्तों आर्टिकल में उनको बताया गया, तो हम भी आर्टिकल वाइज यहाँ से कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन यहीं से बनता है कि राष्ट्रपति का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया। तो आपको पता है कि हमारे संविधान में 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, जो कि ABC करके वो आप काफ़ी आगे ज़्यादा हो गए। ठीक, तो भाग 5 में जो कि संघ चालू होता है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। ठीक दोस्तों, अगर देखें तो उसमें सबसे पहला जो पद बताया गया है वो 52 से 62 तक, वो जो बताया गया है वो राष्ट्रपति का बताया गया है। ठीक दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हल होता है कि राष्ट्रपति का किस भाग में जिक्र किया गया, तो भाग 5 में जो संघ है। ठीक दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो राष्ट्रपति का जो पद का जिक्र किया गया है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। आपको इसको बिल्कुल क्लियर रखें कि राष्ट्रपति के पद का जिक्र कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 में किया गया है, जो हमारा संविधान का भाग 5 है, जो 52 से 151 तक है। और 52 से 62 तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो आज दोस्तों जो भी मतलब हमारे राष्ट्रपति के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और यहाँ से पता चलेगा कि राष्ट्रपति का पद एक्चुअली में किस तरह का पद होता है। दोस्तों 52 में उनके पद को बताया गया है। ठीक, 53 में अगर देखें दोस्तों, या 53 कर लीजिए, उनकी शक्तियाँ एवं कार्य बताए गए। दोस्तों जो उनकी शक्तियाँ एवं कार्य दोस्तों, इसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि उनका सर्वोच्च पद है। तो दोस्तों उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो हमको थोड़ी विस्तृत में उनकी जानकारी लेंगे हम। तो दोस्तों उसको हम अलग पार्ट उसका बनाएंगे। यहाँ दोस्तों बनाएंगे तो फिर ये वाला जो हमारा ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर काफ़ी, इसलिए दोस्तों उसको क्या है कि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद में जो आता है आर्टिकल 54 में दोस्तों उनका निर्वाचन बताया गया है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति का, आपको पता होगा कि ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि हम क्या है, ये यहाँ पर जनता है दोस्तों, हम किनको चुनते हैं, हम सांसद को चुनते हैं और विधायक को चुनते हैं। जो कि हम जानते हैं कि जो चुनाव होते हैं तो सांसद, जो केंद्र में जो संसद है वहाँ के लिए सांसद, और जो राज्यों में जो विधानसभा है वहाँ के लिए विधायक। तो हम सांसद या विधायक को चुनते हैं, ये जनता है दोस्तों, तो ये विधायक को चुन रही है, सांसद को चुन रही है, और ये क्या है फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। दोस्तों हम राष्ट्रपति को नहीं चुनते, राष्ट्रपति इनडायरेक्टली होते हैं, मतलब हम विधायक सांसद को चुनते हैं, फिर विधायक और सांसद ही राष्ट्रपति को चुनते हैं। दोस्तों ये बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्टली होता है कि इनडायरेक्टली, तो इनडायरेक्टली होता है दोस्तों। डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, जनता किसी और को चुनती है और फिर वो जाकर राष्ट्रपति को वोट देते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो निर्वाचन है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का। अब इसमें कौन कौन से वोट डालते हैं, और मतलब जो निर्वाचन मंडल है जो राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट डालता है, जो निर्वाचित मतलब उनको जो वोट डालते हैं उनको दोस्तों निर्वाचन मंडल बोला जाता है। तो देखिए, अगर देखिए दोस्तों हमारी जो संसद है, तो संसद में एक राज्यसभा है,
दोस्तों हम बोलने की भाषा में लोकसभा को पहले बोलते हो, राज्यसभा को बाद में, लेकिन दोस्तों अगर संविधान में देखिए राज्यसभा का पहले जिक्र किया गया, तो इसलिए राज्यसभा को पहले हम बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और लोकसभा, राज्यसभा में दोस्तों अगर देखें तो जो 233 सदस्य रहते हैं, जो 233 वो जो सांसद रहते हैं, और अगर लोकसभा में अगर देखें तो 543, ये दोस्तों कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 776। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं। और उसके बाद में जो राज्यों में जो विधायक बचते हैं, अगर देखें दोस्तों 4120 के लगभग है, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं दोस्तों, ये विधायक है और ये सांसद है 776, और इतने विधायक ये क्या करते हैं, यही राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। ठीक, अब दोस्तों अगर देखें तो जो राष्ट्रपति के अब ऐसा जरूरी थोड़ी कि राष्ट्रपति एक ही व्यक्ति है जो राष्ट्रपति पद के लिए उठेगा, काफ़ी व्यक्ति उठते हैं दोस्तों, जितने भी उठते हैं उन सब को वोट डालते हैं। यहाँ दोस्तों एक अलग बात है जो राष्ट्रपति के चुनाव में हमको दिखती है और जो आम चुनाव में नहीं दिखती। आम चुनाव में क्या होता है दोस्तों, हम जिस भी पार्टी को या जिस भी कैंडिडेट है, उम्मीदवार उसको वोट डालेंगे तो उसको ही वोट जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में उम्मीदवार होते हैं उन सबको वोट डालना होता है। जैसे कि पहले इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, फिर इसको दिया, इतने दोस्तों इसमें फिर काउंट होता है कि सबसे पहले किसको मतलब इम्पोर्टेंट दी गई है, तो इस व्यक्ति को दी गई है, ये नहीं बना तो फिर इस व्यक्ति को दी गई है, फिर इस व्यक्ति को, दोस्तों वहाँ पर सबको वोट डालना होता है। लेकिन जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है, मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिसको दी जाती है, पहले किसको वोट दिया था, उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक, अब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है, तो हमारा केंद्र का जो निर्वाचन आयोग है वो दोस्तों कराता है। ये दोस्तों आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 55 में अगर देखें तो निर्वाचन की दोस्तों यहाँ पर पद्धति की बात की गई, तो इनका निर्वाचन जो एकल संक्रमणी अनुपातिक मध्य पद्धति दोस्तों यहाँ पर होता है, इनकी पद्धति को बताया गया। वही दोस्तों मैंने जो बताया अभी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य है और वह क्या करते 233 रहते हैं, इधर 700 मतलब 233 ये और 543 ये, कुल 776 राज्यों के विधायक ये क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, हम इनको चुनेंगे विधायक सांसद को और वो फिर राष्ट्रपति को चुनेंगे, मतलब वो इनडायरेक्टली मतलब कि चुने जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर निर्वाचन हमने देख लिया इनका, एक बार फिर देख लेते हैं इनका पद का जिक्र आर्टिकल 52 में किया गया, जो संवैधानिक पद बताए गए। शक्ति आम कार्य दोस्तों, काफ़ी शक्ति आम कार्य जो हम अगले पार्ट में इनको कवर करेंगे। निर्वाचन दोस्तों हमने देखा कि जो हमारी राज्यों में जो विधानसभा है और अगर देखें संसद में तो वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा 2 सदन है, तो वहीं की जो सांसद और विधायक है वो ही क्या करते हैं कि मतलब कि वोट डालते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्यों के भी तो 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, दोस्तों विधानसभा के सदस्य क्या कर सकते हैं, वोट डालते हैं, विधान परिषद के दोस्तों नहीं डालते, क्योंकि विधान परिषद अगर देखें दोस्तों तो ये 2 विधानमंडल है, यहाँ पर आप देखिए ये विधानमंडल है, राज्यों में विधानमंडल है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। ठीक दोस्तों, 2 पार्ट होते हैं। तो विधानसभा में तो जो विधायक हम चुनकर भेजते हैं वो जाते हैं, विधान परिषद में नहीं जाते, वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो ये सदस्य वोट नहीं डालते राष्ट्रपति के चुनाव में, ये आप ध्यान रखें, ये सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। सिर्फ राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य ये तीनों ही वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य दोस्तों वोट नहीं डालते, क्योंकि विधान परिषद दोस्तों हमारे देश में सिर्फ 7 राज्यों में ही है, तो दोस्तों 7 राज्यों के सदस्य वोट डालेंगे तो बाकी राज्य क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। क्वेश्चन बनता है राष्ट्रपति चुनाव में क्या विधान परिषद के सदस्य वोट डालते, तो नहीं डालते। कौन कौन डालते, तो विधानसभा के सदस्य मतलब राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य। ठीक दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें अगर देखें आपने ये तो देख लिया होगा, अब इसके बाद में अगर बात करें तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। तो जो निर्वाचन की जो पद्धति एकल संक्रमणी अनुपातिक मध्य पद्धति द्वारा इनका निर्वाचन होता है। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते आर्टिकल 56 में आते। आर्टिकल 56 में अगर दोस्तों अगर हम सीरियल वाइज ही चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल 56 में अगर देखें तो उनकी पद ग्रहण करने की विधि बताई गई है। ठीक,
मतलब दोस्तों उनका जो समय अवधि जो होती है वो पद ग्रहण करते ही क्या होता है कि उनकी समय अवधि मान ली जाती है, वहाँ से तय होता है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रपति किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते। दोस्तों होते हैं लेकिन वो मतलब इनडायरेक्टली होते हैं, डायरेक्टली नहीं जुड़े होते, मतलब वो पार्टी से अलग होते हैं। ठीक, निष्पक्ष चुना जाता है उनको। तो क्या होता है कि उनका मतलब कि निष्पक्ष चुनाव होता है और वह फिर पद ग्रहण करते हैं, वो पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहते दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना है। और उनका कार्यभार 5 वर्ष का होता है दोस्तों। जब अगर कोई सरकार रहती है, अगर 5 वर्ष के पहले गिर जाती है तो फिर अगली सरकार आती है। ठीक, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि एक मतलब राष्ट्रपति चला जाता है, दूसरा राष्ट्रपति पूरे 5 वर्ष के लिए आता है। मतलब एक राष्ट्रपति की जगह भरने के लिए नहीं, वो पूरे 5 वर्ष के लिए ही आता है। ठीक, मतलब एक राष्ट्रपति अगर आया, वो कोई बीमार हुआ, त्यागपत्र दे दिया उसने 1 वर्ष में ही, तो अगला राष्ट्रपति केवल 4 वर्ष के लिए नहीं आएगा, वो पूरे 5 वर्ष के लिए आएगा। ठीक, और ये जो उसके बाद में आगे बढ़ते आर्टिकल 57 आता है दोस्तों। आर्टिकल 57 में अगर देखें तो इनका पुनर्निर्वाचन की बात यहाँ पर दोस्तों की गई है। मतलब दोस्तों क्या होगा, हमारे देश में अगर देखें तो ऐसा जिक्र नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, एक बार चुना जाएगा, 2 बार। अगर अगर विदेश में अगर देखें यूएसए में, अमेरिका में, तो वहाँ 2 वर्ष मतलब 2 बार का ही बताया गया कि राष्ट्रपति 2 बार ही चुनाव लड़ सकता है, उसके बाद में दूसरे को मौका दिया जाएगा। ठीक, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन जो सबसे अधिक राष्ट्रपति बने 2 बार, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो ही रहे। उसके बाद में सभी एक एक बार ही बने। दोस्तों पुनर्निर्वाचन की यहाँ पर बात की गई कि वो आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन मतलब हो सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों आर्टिकल 58 में आते हैं। आर्टिकल 58 में दोस्तों उनकी योग्यता की बात की गई है, मतलब क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, एक राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उसमें क्या क्या बातें खूबियाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों 4-5 बातें तो ऐसी है जो आपको मतलब एग्जैक्ट पता ही होगी। जैसे कि दोस्तों अगर इधर बात करें उनकी योग्यता की, यहाँ कर लेते हैं, तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो, जो कि आपको पता होगा। अब भारत का राष्ट्रपति बन रहा है तो भारत का नागरिक तो होना जरूरी है, दूसरा क्यों बनेगा भारत का राष्ट्रपति, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, जो कि दोस्तों हर कैंडिडेट जो कि भारत का, चाहे वो सांसद का चुनाव लड़े या अगर देखें तो विधायक का चुनाव लड़े या किसी लोकल बॉडीज़ का चुनाव लड़े, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद का, किसी का चुनाव लड़े दोस्तों, ये तो होता है कि पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक, 2 पॉइंट दोस्तों आपको समझ में आ गया। तीसरा यहाँ पर दोस्तों समझना है कि लाभ के पद पर वो शामिल ना हो, मतलब लाभ नहीं हो उसके पास, ऐसा नहीं हो कि किसी सर्विस में हो, मतलब सरकारी नौकरी भी कर रहा हो और इधर भी चुनाव लड़े, उसको दोस्तों त्याग पत्र देना होगा। ठीक, उसके बाद में 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर दोस्तों वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर लगता होगा कि देश का हर व्यक्ति, हर युवा क्या कर सकता है, इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। ठीक, अगर देखें दोस्तों हर व्यक्ति जो बेरोजगार है या किसी को काम नहीं मिल रहा है, तो वो सोच रहा होगा कि ये तो मतलब क्राइटेरिया वो भी फॉलो कर रहा है, भारत का नागरिक है, पागल या दिवालिया भी नहीं है, लाभ का पद भी नहीं है, वो बेरोजगार है, और दोस्तों 35 वर्ष उसकी आयु हो चुकी है, तो क्या वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? नहीं। इसमें दोस्तों एक कंडीशन और जोड़ी गई और यहाँ से तय होता है कि एक राजनेता ही क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकता है, मतलब कि वो जा सकता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उम्मीदवार बन सकता है, आम नागरिक नहीं। वो है दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो प्रस्तावित सदस्य ठीक का 50% मतलब उसकी सहमति रहनी चाहिए, मतलब प्रस्तावित जो सदस्य है। और अगर देखें इधर एक रहता है और जो 50 सदस्य रहते हैं उसकी हामी में रहने चाहिए दोस्तों। इसको भी हम देख मतलब कि जो आम नागरिक और एक राजनेता को जो अलग करता है दोस्तों, वह करता है कि जो प्रस्तावक सदस्य है मतलब 50% उसके साथ होने चाहिए, मतलब उसके साथ वो रहने चाहिए उसकी हामी में। और अगर देखें तो 50% अनुमोदक। ठीक, मतलब दोस्तों वह व्यक्ति क्या है, एक आम व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, वह एक व्यक्ति चर्चित रहना चाहिए, किसी पार्टी का उसको समर्थन मिलना चाहिए, उसके साथ ही रहने चाहिए। ठीक दोस्तों, समर्थन मिलना चाहिए उसको और वह कुछ चर्चित रहना चाहिए, पूरे देश में उसकी पहचान है उसको पूरा देश,
वो कोई ऐसा कोई कार्य करे, मतलब ऐसा कोई रहे वो जो पूरा देश में उसका पहले से नाम हो, वो चर्चित हो, दोस्तों क्या होगा, उसको ही तो सब मतलब करेंगे। तो उसका किसी पार्टी से क्या हो संबंध हो तो उसको ही क्या होगा, जल्द वो क्या है, पहले से उसकी रहेगी सहमति और पहले से उसके साथ क्या रहेगा, सबका जुड़ाव रहेगा, तो वह क्या होगा, जीत जाएगा। आम नागरिक दोस्तों यहाँ से अलग होता है। अब आम नागरिक न तो किसी पार्टी से जुड़ा रहता है और ना ही उसका नाम होता है पूरे भारत में उसने कुछ किया हो, कोई मतलब ऐसा कुछ करता है दोस्तों, अगर देखें तो कोई फेमस पर्सनालिटी है जो भारत में पूरे देश में चर्चा हो उसकी, तो दोस्तों उसका काफ़ी ज़्यादा चांस होता है कि वो क्या करे कि राष्ट्रपति पद में वो चुना उठ सकता है और लड़ भी सकता है और जीत सकता है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये क्राइटेरिया आम लोग फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों कैसे रहेंगे वो, मतलब कोई पहले से व्यक्ति उसके समर्थन में कैसे सोचते हैं, खासकर राष्ट्रपति के। ठीक दोस्तों, वो तो आम नागरिक है। कोई राजनेता ही दोस्तों हो सकता है जो हमेशा से क्या हो, किसी पार्टी से जुड़ा हो। दोस्तों यहाँ पर ये इसकी योग्यता को बताता है, किसकी, राष्ट्रपति की। ठीक, अब दोस्तों अगर चलें तो आर्टिकल 59 दोस्तों इतना क्लियर नहीं है, आर्टिकल 60 में आते हैं तो क्या कर सकते हैं, शपथ लेते हैं दोस्तों। वो आर्टिकल 60 में अगर देखें तो वह शपथ लेते। शपथ दोस्तों एक तरह से एक किया जाता है एक अपने आप को कि मैं देश के प्रति निष्ठावान रहूँगा और देश के हित में वही करूँगा, किसी लाभ के लिए नहीं करूँगा, अपने लिए कभी मतलब कि ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो देश को क्या हो, शर्मसार होना पड़े। दोस्तों ये शपथ ली जाती है, शपथ किसके सामने ली जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, जो मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं उनके सामने दोस्तों यहाँ पर शपथ ली जाती है। अब इसके आगे आते हैं दोस्तों, आर्टिकल मतलब 61 में आते हैं तो महाभियोग। महाभियोग दोस्तों सुना होगा आपने, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग, उन पर कोई बहस चल रही है। ठीक, अब दोस्तों पर महाभियोग लग सकता है। अब देखिए दोस्तों महाभियोग कैसा लगेगा, देखिए दोस्तों राष्ट्रपति भी क्या है, व्यक्ति है, उनसे भी कभी गलती हो सकती है या कुछ ऐसा कुछ करते हैं जो देश के हित में नहीं है, संविधान का उल्लंघन करते हैं, ऐसा कोई नियम कानून बनाते हैं। दोस्तों क्या है कि उन पर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है मतलब राष्ट्रपति को हटाने के लिए। दोस्तों राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है दोस्तों आर्टिकल 61 में दी गई है और कुछ नहीं है। जैसे कि ऐसा कुछ करते हैं तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए, काफ़ी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं और देश को अलग मार्ग पर ले जा रहे हैं, मतलब देश को ये अच्छी बात नहीं है, देश के हित में नहीं हो रहा है, ये काफ़ी अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको हटाना है। अब उनको हटाने के लिए क्या है, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है और वो प्रस्ताव अगर पास हो जाता है उसके पहले दोस्तों 14 दिन मतलब पहले क्या करना है, इनको सूचना दे दी जाती है राष्ट्रपति को, हम आपके खिलाफ क्या करें, महाभियोग ला रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि फिर वो अगर पास हो जाता है राज्यसभा लोकसभा किसी भी दोनों सदन से, तो क्या होता है फिर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। सिर्फ हटाना है दोस्तों, यहाँ सदा का प्रावधान नहीं, सिर्फ हटाया गया है इनको। अब उसके बाद में दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 52 से 62 तक ही राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। अब दोस्तों हम इनको यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है किस आर्टिकल में किसका जिक्र किया गया। तो सबसे पहले राष्ट्रपति का जो बात की गई वो भाग 5 में की गई, जो संघ से जुड़ा है, जो आर्टिकल 52 से 151 तक है। 52 से 62 तक राष्ट्रपति के पद के बारे में की गई है। दोस्तों 52 में राष्ट्रपति का पद बताया गया है, 53 में उनकी शक्तियाँ कार्य जो हम अगले पार्ट में देखेंगे आने वाला है। उसके बाद में उनका निर्वाचन बताया गया, निर्वाचन हमने देख ही लिया कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं कि राष्ट्रपति को चुनते हैं। जनता राष्ट्रपति को डायरेक्टली नहीं चुनती, जनता सांसद या विधायक को चुनती है और वह फिर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, मतलब राष्ट्रपति चुनाव इनडायरेक्टली होता है और उनका निर्वाचन एकल संक्रमण अनुपातिक मत पद्धति द्वारा होता है। फिर आर्टिकल 56 में आते हैं तो उनका पद का ग्रहण किया गया, मतलब पद ग्रहण करते हैं ये, और पद ग्रहण के साथ इनका कार्यभार शुरू हो जाता है 5 वर्ष के लिए, जो कि होता है। फिर पुनः निर्वाचन के लिए दोस्तों भारत में कोई व्यवस्था नहीं, कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते, जीत सकते, राष्ट्रपति बन सकते हैं। इनकी योग्यता की अगर बात करें तो ये तो आम बातें, बस 2 बातें याद रखनी है कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर, और प्रस्ताविक मतलब सदस्य 50% उसकी सहमति उसके साथ होने चाहिए, और अनुमोदक भी 50% मतलब पहले से उसकी क्या है, उसका जोड़ाव रहना चाहिए, उसके समर्थक रहने चाहिए पहले से उस व्यक्ति के, तो वो दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग ले सकता है और जीत सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखें तो ये हो गया
60 में शपथ की बात की गई, वो शपथ लेते हैं और या सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, और महाभियोग उन पर लगाए जाए हटाने की प्रक्रिया जो आर्टिकल 61 में बताई गई। दोस्तों ये हमने राष्ट्रपति से देखा, जुड़े हुए जितने भी यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं। अब इनके शक्तियाम कार्य देखें दोस्तों, ये तो दोस्तों बेसिक सा हुआ। शक्तियाम कार्य देखेंगे तब आपको एक्चुअली में पता लगेगा कि राष्ट्रपति का पद हमारे देश में किस तरह का होता है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, काफ़ी मजा आएगा। आपको शक्तियाँ उनकी क्या क्या होती है दोस्तों, देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक दोस्तों, नमस्कार।